तो सब लोग अपनी मौजूदगी का परिचय दे और ये बता दे जिंदा है। थ्रू आउट द लेक्चर चूचा नहीं होना चाहिए, चुपचाप बस पढ़ाई मतलब पढ़ाई। अगर कहीं मैंने बनक सुन ली तो याद रखना, जानलेवा हमला कर दूंगा मैं। इसलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग। समय कम है तो इफेक्टिव काम करना है, इसलिए ध्यान से देखें। अपन लोगों ने लास्ट टर्न पे जो बातें करी थी भैया, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स तक पहुंच गए थे, यस और नो? उस जिस तरह से मैंने कांस्टेंट फोर्सेस का वर्क डन दिखाया और कहा कि जब कभी फोर्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट हो तो इंटीग्रल करने की आवश्यकता नहीं। और इसी के सहारे एक फोर्स का वर्क डन देखा जिसका नाम था ग्रेविटी। अपने को पता है ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या दोनों में ही कांस्टेंट है, जिसकी दिशा हमेशा क्या डाउनवर्ड होती है। एक बात और जाने की, ग्रेविटी का जो वर्क डन होता है वो इस बात से इंडिपेंडेंट होता है कि किस रास्ते से ले गए हो। वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना चढ़ाया है या कितना गिराया है। अगर गिराया है तो क्या प्लस mgh आ जाएगा, और अगर चढ़ाया है तो माइनस mgh। 100% क्लियर है? अब जरा गौर फरमाए हुजूर, मेरी बात को फिर से सुने। अपन लोगों ने वेरिएबल फोर्सेस की बात करी कि जब कभी फोर्स वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेशन के अलावा कोई चारा नहीं। तो आपने कई सारे फोर्सेस की बात भी कर ली। अब उनमें एक फोर्स अपने को डे बाय डे देखने को मिलता है जिसका नाम है स्प्रिंग फोर्स, यस और नो? तो हेडिंग डालने वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, डालने भाई शगुन की हेडिंग वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ठीक है भाई जी, डाल दे हेडिंग। और सुने जरा ध्यान से, और फरमाए सुने। अगर मैं वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स की बात करूं तो सबसे पहले मेरी बात को सुनना ध्यान से। मैंने कहा भाई जी, अगर मान लीजिए ये अपनी कोई स्प्रिंग रही, कौन रही भाई? स्प्रिंग। अरे बोलो सही है? मैं चाहूं तो इसके संग कोई ब्लॉक लगा दूं, चाहूं तो ना लगाऊं, यस और नो? आप लगा लो, अगर आपकी इच्छा है तो आप लगा लो। और अभी ये इसकी कौन सी लेंथ नहीं, नेचुरल। अरे बात समझ में आ रही है? आप जरा गौर फरमाए हुजूर आला, आपने किया क्या? इस स्प्रिंग को खींचने की कोशिश करी और खींच के कितना कर दी है? क्या मेरे भाई कुछ ऐसी कर दी है? अरे बोलो, डाउट है? आप देखोगे स्प्रिंग इस परिस्थिति में इलोंगेशन में, कंप्रेशन में, आप कहोगे क्या मेरे भाई नेचुरल लेंथ से कुछ एक्स इलोंगेट हो चुकी है? ठीक है भाई जी। तो आपको पता है जो स्प्रिंग फोर्स इस स्प्रिंग के अंदर अराइज होगा, क्या मेरे भाई कुछ इधर की तरफ होगा? नहीं आया समझ? डाउट है? अब आप मुझे बताओ जरा कैसे वेरिएबल इस बात को देखो तो आपको इस x दूरी पर, नेचुरल लेंथ से x दूरी पर जो स्प्रिंग फोर्स दिखा वो कितना दिखा? मैग्नीट्यूड वाइज k इंटू एक्स। जैसे जैसे आप और खींचोगे क्या x बदलेगा? x बदलेगा तो क्या फोर्स बदलेगा? जैसे जैसे उधर ले जाओगे क्या x घट जाएगा? क्या फोर्स भी घट जाएगा? मतलब हर x के लिए क्या फोर्स की वैल्यू अलग अलग आएगी, और जो चीजें बदले वो कांस्टेंट है, वेरिएबल। वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेशन, विदाउट इंटीग्रेशन। तो अगर मैं वर्क डन बाय लिखूं, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, तो आप लिखोगे इंटीग्रल एफ स्प्रिंग डॉट क्या डी एक्स कर दोगे भाई मेरे? नहीं आ रहा समझ? क्योंकि आपने किसी दूरी एक्स पे देखा और जब देख रहे थे तो क्या मेरे भाई थोड़ा सा खींच चुका है। ये कितना खींचा? बहुत थोड़ा, मैंने दिखाने के लिए बोला है, वैसे बहुत स्मॉल है जिसका नाम क्या है? dx। अरे क्या मेरे भाई डिस्प्लेसमेंट इधर आ रहा है? क्या फोर्स इधर आ रहा है? दोनों के बीच का एंगल 0 या 180? 180 मेरे भाई। तो आप लिखेंगे मॉड एफ स्प्रिंग और आप लिखेंगे dx, और मेरे भाई क्या 180 लिख देंगे आप लोग? नहीं आ रहा समझ? और आप तुरंत प्रभाव से कहेंगे एफ डब्ल्यू स्प्रिंग की वैल्यू, एफ स्प्रिंग इस वक्त कब? जब नेचुरल लेंथ से एक्स इलोंगेशन पे है। तो आप जरा गौर फरमाएं, आप लिखेंगे मेरे भाई क्या k इंटू एक्स लिख देंगे? मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं। याद रखना, कई लोग रट्टा मारेगी स्प्रिंग फोर्स होता है माइनस का kx। याद रखिए वो माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन। हम तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे चर्चा कर रहे हैं, तो हमने क्या लिखा? k इंटू एक्स। एंड फाइनली क्या लिखा? dx। cos 180 की वैल्यू -1, तो ये -1 के आगे पहले ही चिपका रहेगा। नहीं आया? और आपको पता है मेरे भाई कि ये भाई साहब k है कांस्टेंट, क्या बाहर हो जाएगा? अंदर कौन बचेगा? x इंटू डी एक्स। लिमिट कहां से चलेगी? मैं कह रहा हूं कि अगर आपको बात करनी है
तो कोई स्पेशल दूरी तक जाइए ही मत। क्या जनरल दूरी तक चले जाइए? नहीं आया समझ? आप गौर फरमाइए, आपको पता है जब कहां से शुरू किया है? क्या नेचुरल लेंथ से शुरू किया है? और स्प्रिंग की इलोंगेशन या कंप्रेशन जनरली क्या मेजर ही नेचुरल लेंथ से करते हैं? तो इनिशियली आप लिखेंगे एक्स इनिशियल की वैल्यू है 0 और एक्स फाइनल की वैल्यू है एक्स। बोलो क्लियर एकदम? तो आप शुरू कहां से करोगे? 0 से। खत्म कहां पर करोगे? एक्स। वंस मोर आप तुरंत प्रभाव से देखोगे कि वर्क डन बाई जो स्प्रिंग है वो माइनस के और यहां चलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट कहां से भागेगी? 0 से एक्स। वंस मोर आपको एक ही तरीका आता है, अपर माइनस। आपने तुरंत प्रभाव से रखा, आपने कहा भैया यहां रखोगे, आप लिखोगे माइनस हाफ के और यहां लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस का 0 के और नहीं आया। और फाइनली जो वर्क डन बाई स्प्रिंग आया है वो कितना है? हाफ के एक्स स्क्वायर। याद रखिएगा ये तभी तक ट्रू है जब इनिशियली कहां रहा हो? नेचुरल लेंथ। और फाइनली कहां गया हो? किसी एलोंगेशन एक्स पे। अरे हाँ है ना? अब किसी बच्चे ने कहा सर अगर कंप्रेशन पे जाता तो मैंने कहा अगर एक्स इनिशियल 0 होता और कंप्रेशन पे, मान ले कंप्रेशन पे जा भी रहा है, मान ले कि कंप्रेशन पे जा रहा है, ये रहा इसकी नेचुरल लेंथ, ये अपना कुछ कंप्रेशन पे आ गया, ले अरे नहीं आया। नीली वर्दी कोई क्या कर रही हो तुम? तुम्हें जिंदा हैं सब लोग? इधर देख, अभी अभी मैंने कहा कितना कंप्रेस हो गया? एक्स। आपको पता है यहां पर जो चलती है एडिशन क्या डायरेक्शन के साथ चलती है? किसी एक दिशा को पॉजिटिव और किसी एक दिशा को नेगेटिव। आपको पता है इनिशियली 0, क्या फाइनली माइनस एक्स रखोगे? लेकिन क्या स्क्वायर होकर वो भी प्लस आ जाएगा? यानी कि ये एक्स में भी इलोंगेशन में भी कॉम्प्रेशन। इसका मतलब मैं सही सुंदर शब्द लिखूं, ये एक्स है डिफॉर्मेशन। क्या है? डिफॉर्मेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ। अरे बोल सही है? नहीं आया समझ? अब किसी गरीब आदमी ने कहा साहब ये बात तो समझ में आ रही कि अगर इनिशियली हमारी स्प्रिंग कहां थी? इनिशियली अगर अपनी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे थी तो चाहे एक्स खींचो या चाहे एक्स दबाओ, जो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर। वंस मोर, वेयर एक्स इज मेजर्ड फ्रॉम ये एक्स इलोंगेशन है, कंप्रेशन है? चाहे इलोंगेशन हो और चाहे कॉम्प्रेशन। वंस मोर, मुंह देखना बंद करिए, तुरंत प्रभाव से छाप लीजिए। कैफ पीछे की वो विंडो बंद कर देना यार, वरना सारा माल तो बाहर ही सप्लाई हो जाएगा। दिक्कत बोलो। माइनस क्यों लगा? डायरेक्शन हमने यहां याद रखिए, वेक्टर में नेगेटिव डायरेक्शन बताता है, स्केलर में डायरेक्शन नहीं नेचर बताता है। और स्केलर में मैंने बताया था किसी का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता, स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी और जीरो भी। ये स्केलर क्वांटिटी वर्क डन है जो कि नेगेटिव हो सकती है। हाँ जी बनाइए आपने, चले बना ले। कहीं दिक्कत है? हाँ भाई दिक्कत है किसी को? बहुत छोटा लिख रहा हूं क्या? दिख रहा है ना पीछे तक? ठीक है फिर।
हाँ भाई मिटा दिया जाए। डिफॉर्मेशन से एक चीज समझ लेना, दिस में बी अ एलोंगेशन, दिस में बी अ कॉम्प्रेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब मे बी compression or elongation from natural length। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बाबूजी, ये हमने डेरिवेशन जो भी किया है, ये हमने बेस कहां से शुरू किया? नेचुरल लेंथ से। हमेशा हमारी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे जरूरी है क्या? आप मुझे बताओ, हमेशा रहे जरूरी है क्या? आज तो मैं ये कह रहा हूं इस चीज को मिटा दूं मैं। हाँ तो इमेज, इमेज नहीं पिक्चर, इमेज। हाँ यार, आप मुझे बताओ। अच्छा देखो, मैंने ब्लॉक भले ही कनेक्टेड कर रखा था, मगर ब्लॉक का कोई रोल नहीं आया, इसलिए ब्लॉक ना भी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप जरा गौर फरमाए हुजूर, देखो मैं क्या कह रहा हूं कि मान लीजिए स्प्रिंग अपनी पहले इनिशियल, ये रही उसकी नेचुरल लेंथ, कौन सी रही? अरे सही है, तो नेचुरल लेंथ से इधर है, मतलब कंप्रेस्ड है, इलोंगेट है? अरे बोल रहे, तो आपने कहा इनिशियली जो स्प्रिंग की कंप्रेशन थी वो कितनी थी? एक्स है। अरे सही है, और फाइनली इसको हमने क्या कर दिया? इलोंगेट कर दिया। जाओ भाई जाओ 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 जाओ, अरे और आ अरे बोलो सही है। अब बताओ मुझे इसकी इलोंगेशन कितनी हो गई? कुछ एक्स है। अरे तो अब आप मुझे बताओ, यहां पर मैंने की लिमिट में खाली चेंजेस आए, मैंने क्या रखा? एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल। भाई यहाँ लोअर क्या रखा? 0, और अपर क्या रखा? एक्स। यहां पर बात क्या, मुझे एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल रखना चाहिए? नहीं आया समझ? तो याद रखिए, यहां पर अगर आपने स्प्रिंग की किसी एक पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो वर्क डन बाय स्प्रिंग होगा दैट मस्ट बी हाफ के, और वहां से देखो एक्स फाइनल मेरे भाई क्या ये रहा? बस एक बात का ख्याल रखिए, एक्स फाइनल हो चाहे एक्स इनिशियल, दिस बोथ आर मेजर्ड फ्रॉम कहां से? याद आ रहा है? याद रखिए, एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस का क्या लिखेंगे? एक्स इनिशियल स्क्वायर, और इस माइनस की क्या अंदर एंट्री करा देनी चाहिए? तो आप तुरंत प्रभाव से कहेंगे कि वर्क डन बाय स्प्रिंग जो आएगा दैट इज हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर। वंस मोर, एंड एक्स इनिशियल एंड एक्स फाइनल इज मेजर्ड फ्रॉम कहां से? कहां से? नहीं बोलना है? समझ आ रहा है? छाप लीजिए तुरंत प्रभाव से, बिना बात किए तुरंत प्रभाव से छाप लीजिए। बोलो बेटा। ये माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। हो तो गया जिसको जो होता है, कई बार होता है। रात में महुआ पीने के बाद जो आनंद आता है सुबह तक थोड़ी उतरेगा। ब्रांड पिया करो मेरी तरह। 8 PM ब्लैक डॉग फेवरेट। अजी हाँ, ये हमेशा लग जाएगा, हमेशा एक्स इनिशियली नेचुरल लेंथ पे रहे तो उठा के पटको 0, वही देखो निकल के आ जाए दोनों। हाँ यार तुम लिख दे, वरना तुम्हारे जैसे कईयों का पिक्चर देखने वालों का पेट खराब हो रहा होगा। ठीक है मैं बता दूं। चले भाई, इधर मिटा दूं मैं, इधर की चीजें उधर। क्या कर रही हो दीदी तुम? एक तो बिना चश्मे के ऊपर से पीछे डबल धमाका कर रही है, तो कल तक तो तुम लिख ही लोगी। हाँ अभी देखो, गंदगी मेरे को पसंद नहीं आती, आप लोग दोबारा पिक्चर देखिएगा। अब यार आगे भी बढ़ना है, अब दे
गंदगी आज तक पसंद आई हो तब तो काम हो पाएगा। खैर, तो अभी तक की बातें में किसी को संशय? हेडिंग डाल दे, वर्क डन बाय नेट फोर्स, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय नेट फोर्स। कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय नेट फोर्स। ठीक है जी, आओ देखो, कलम नीचे करे, कमर सीधी करे, आंख मेरी तरफ करे और गौर फरमाए। सुने मेरे भाई, मान लीजिए अपने पास कोई ब्लॉक है, कौन है? और इस ब्लॉक पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। कोई फोर्स F1 इधर लग रहा, कोई F2 इधर लग रहा, कोई F3 इधर लग रहा है। यस और नो? कोई डाउट है ना? अगर मैं आपसे कहूं कि इन सभी फोर्सेस का रिजल्ट ये पाया गया कि थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला, कितना? ds। अरे तो मैं आपसे पूछूं कि वर्क डन बाय फोर्स बताओ। अगर वर्क डन बाय F1 पूछूंगा तो आप चुपचाप कहोगे इंटीग्रल क्या लिखूंगा? F1 वेक्टर डॉट क्या लिखोगे? ds। अरे बोल रहे? अगर मैं आपसे वर्क डन बाय F2 पूछूं तो आप लिखोगे F2 वेक्टर डॉट क्या लिखोगे? ds। और अगर मैं तेरे से पूछूं वर्क डन बाय F3 तो तू लिखेगा F3 वेक्टर डॉट ds। वंस मोर, कोई डाउट है? किसी को शक है? अगर लेकिन मैं यही कहीं अगर आपसे पूछूं कि वर्क डन बाय नेट फोर्स बताओ, क्या बताओ भाई? वर्क डन बाय नेट फोर्स मतलब वर्क डन बाय F नेट, तो आप लिखोगे इंटीग्रल, यहाँ F3 था तो यहाँ भी F3, यहाँ F2 तो यहाँ भी, यहाँ F नेट है तो यहाँ भी कौन होगा? F नेट, और डॉट क्या लिखोगे? ds। वंस मोर, लेकिन आपको तो पता है कि F नेट का मतलब क्या होता है, तो आप F नेट का मतलब तो बचपन से ही जानते हो। नेट फोर्स इज नथिंग बट द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स। अरे क्या सभी फोर्सेस का वेक्टर सम ले लेना चाहिए? नहीं पहुंच रही मेरी बात? पीछे वाले गरीबों को क्लियर है? आप देखो, F नेट को लिखोगे F1 वेक्टर प्लस का क्या लिखोगे? F2 वेक्टर एंड प्लस लिखोगे F3 वेक्टर, और जितने हो क्या सो ऑन लिख दोगे? क्या यहाँ पर परिवेश करा देना चाहिए? आप जरा गौर फरमाए। गंदगी साफ करूंगा मैं। इधर आ, इधर इधर थोड़ी सी। अरे तुम बनाते हो, इधर आओ। इधर नहीं, उधर ही लिखूंगा। अभी ये थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, इधर मिटा रहा हूँ। जाओ तुम इधर, सुनो मेरी बात, सुनो, गौर फरमाए। सुने भाई मेरे, सुने, ध्यान से सुने। तो आप अगर वर्क डन बाय नेट फोर्स पर चर्चा करोगे तो आप लिखोगे इंटीग्रल F नेट वेक्टर डॉट का क्या लिखोगे? ds। अरे सही है, बट F नेट की जगह क्या है? पूरा प्रस्थान करा दोगे? बोलना पड़ेगा यार। आओ देखो ध्यान से, तो वर्क डन बाय नेट फोर्स लिखा F नेट मतलब F1 वेक्टर प्लस का लिखोगे F2 वेक्टर प्लस का लिखोगे F3 वेक्टर एंड सो ऑन। अगर हो तो ठीक, ना हो तो कोई घबराने की बात नहीं। अरे मुश्किल है ना? है ना? है ना? है। डॉट लिखोगे भैया ds वेक्टर। और आपको पता है डॉट ये कहता है कि मैं तो हवा की तरह कार्य करूंगा, क्या इसके संग इसके संग इसके संग सबके संग जाएगा, और इंटीग्रेशन खुद भी क्या हवा बन जाएगा। तो आप देखोगे ले दे के आपको जो मिलने वाला है वो मिलेगा F1 वेक्टर डॉट ds। अरे बोलो क्लियर एकदम। और आप लिखोगे F2 वेक्टर डॉट क्या लिखोगे? ds। एंड आप लिखोगे F3 वेक्टर डॉट ds एंड क्या सो ऑन चल जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो? W। अरे ये क्या W2 है? अरे बोल रहे? इसका मतलब वर्क डन बाय जो नेट फोर्स है, वर्क डन बाय नेट फोर्स, इट इज नथिंग बट W वर्क डन बाय F1 प्लस W ऑफ F2 प्लस W ऑफ F3 एंड सो ऑन। यस और नो? क्या सीखने को मिला कि नेट फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है दरअसल कुछ और नहीं, क्या हर फोर्सेस के वर्क डन का अलजेब्रिक सम होता है। यानी कि अगर आपको नेट फोर्स का वर्क डन निकालना है तो आप हर फोर्स का वर्क डन निकाल लीजिए और उसको एल्जेब्रिकली मतलब पॉजिटिव हो तो प्लस कर दीजिए, नेगेटिव हो तो माइनस। जो ले दे के आए क्या वही नेट फोर्स का वर्क डन होएगा? मुंह देखना बंद कर ले और छाप दीजिए तुरंत प्रभाव से।
हम्म। चले बाबूजी छाप लें। अरे पंचायत मत करो रे, न जाने भैया और दीदी को क्या होता है। क्या हुआ महिमा? महिमा को मुंह नोचवा काट लिया था। उसके झटके में प्रेरणा आ गई। ठीक है ना, कोई बात नहीं। एक गुरुजी, मिटा दो इसको। गुरुजी या गोरू जी? गोरू समझते हैं आप? तो ऐसी तैसी। मवेशी। पढ़ाई कर ले बे, मवेशी इधर आ। हाँ यार सब, अरे गजब। आओ चलो बे छापो। हाँ जी, तो अभी अपने अरे बहनों और भाइयों इधर देखो, अभी अपन लोगों ने कांस्टेंट फोर्स तो क्या वर्क डन निकालना सीखा है? अरे सीखा है बे। घबराने की कोई बात है? अगर अपने पास वेरिएबल फोर्स हो तो भी क्या घबराने की कोई बात है? अनेक फोर्सेस हो तो भी क्या कोई कष्ट है? अभी मेरे को एक बात पता चलने वाला है कि अगर मान लीजिए कोई फोर्स है और फोर्स वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब क्या फंक्शन होगा, और किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के क्या दो तरीके हैं, मैथमेटिकली और ग्राफिकली। हो सकता है कोई फंक्शन किसी ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा हो, यस और नो? तब हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर वर्क डन कैसे निकाला जाए, यस और नो? आओ देखते हैं। तो हेडिंग डाल लें, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय ग्राफ। लिख ले भाई। कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय ग्राफ। हाँ जी, क्या हुआ जी? अरे कहा, बहुत बढ़िया लिखा मैंने यार। लिखा हुआ इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्क डन बाय इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। और तो कहीं दिखाई नहीं बे, ये फोर्सेस है। अरे प्रेरणा तुम तो ऐसी नहीं थी। हाँ यार, मैं तो कहा था मैं मुंह नोचवा मिल गया। अरे रहने दो, पिक्चर बन रही है, थोड़ा सीरियस रहने तो लगे कि मैं भारी आदमी हूँ थोड़ा। इधर आओ, इधर आओ। ए गरिया देने अब मैं गाली तो मैं वैसे भी नहीं देता हूँ। देख, अगर टीचिंग में आने के बाद बे और साले ना बोलना होता तो मेरे जबान से शायद ये भी ना निकलता। ठीक है, मगर अपन गाली नहीं देते। कभी सुन के बताना। हाँ ठीक है, अच्छी बात है ना, ये आपके संस्कार है जो आप रिप्रेजेंट करते हो। अगर आप गाली नहीं दे रहे, आपको क्या लगता है आप जो भी आगे जाओगे, जहां भी जाओगे, उससे आपके पूर्वज तक जज किए जाएंगे, याद रखिएगा। इसलिए बहुत समझ के और फरमाए हुजूर आला। मेरी बात सुने, आपको पता है कि अगर इस एक्सिस पे कभी मुझे क्या दिख जाए, एक्स डिस्टेंस हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, दिल पे लेने की जरूरत नहीं, मोस्टली तो रहेगा अपने आप को डिस्प्लेसमेंट ही। याद रखिएगा ये एक्स मैक्सिमम टाइम क्या रहेगा भैया, डिस्प्लेसमेंट, और यहां पर क्या दिया रहेगा, फोर्स। अरे बोल सही है बाबू? नहीं आ रहा समझ? अब मान लीजिए कि फोर्स किसी फंक्शन एक्स का हो। किसका फंक्शन हो? एक्स।
एक्स मस्ट बी अ डिस्प्लेसमेंट, यस और नो? तो किसी फंक्शन को क्या ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है? मैंने कहा मेरे भाई ऐसे कुछ ऐसे घटिया सा दे रखा है, बोलो क्लियर एकदम? अरे नहीं आ रहा समझ? तो ये फोर्स किसका फंक्शन है? पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट का, यस और नो? और आपसे कहा जाए कि वर्क डन के बारे में बताओ तो आप कहोगे इतनी घटिया सी ग्राफ बन रही, मतलब क्या फोर्स वेरिएबल होगा? यहाँ फोर्स कांस्टेंट नहीं। अरे भाई गौर फरमाए ध्यान से, तो आप क्या लिखोगे? वर्क डन चुपचाप लिखोगे इंटीग्रेशन एफ डॉट डीएस। अरे और आपको पता है एफ डॉट डीएस लिखो या जरूरत पड़ने पे डीएक्स। आपको पता है अगर ये कोई भी फोर्स है और ये किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा तो इसका डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट करेगा? नहीं आ रहा समझ? इसका मतलब अगर ये फंक्शन किसका हो, एक्स का, याद रखिए टी का हो तब मैं कुछ नहीं कह सकता, यहां होना चाहिए फोर्स और यहां होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होगा दैट रिप्रेजेंट व्हाट? वर्क डन। अरे नहीं पहुंच रही मेरी बात? अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व गिवन है तो उसके अंडर का एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? वर्क डन। विद साइन विदाउट साइन, क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है क्या ऐड करता है साइन के साथ? मतलब ऊपर वाला एरिया कैसा लेना होगा? पॉजिटिव, और नीचे वाला एरिया कैसा? नेगेटिव। नहीं आ रहा समझ? मान लेते हैं मेरे भाई इस एरिया को A1 और इस एरिया को क्या मान ले? A2, और आपसे कहा जाए कि वर्क डन बाई फोर्स बताइए, तो एक तो आपके पास तरीका था इंटीग्रेशन कर दीजिए, दूसरा आपको पता है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होता है उसका एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या रिप्रेजेंट करता है? विद साइन विदाउट साइन। तो आप चुपचाप लिखोगे कि यहाँ पर जो एरिया मिलेगा दैट इज नथिंग बट A1 माइनस क्या लिखोगे? A2। तो मतलब आपको समझ में आ गया कि एरिया क्या लिखोगे भैया? एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा भैया? ग्राफ रिप्रेजेंट द वर्क डन। अरे बोलो क्लियर एकदम? याद रखिए वर्क डन कैसे भैया? विद साइन, ये बड़ी चीज है। विद साइन का मतलब एक और का एरिया पॉजिटिव तो दूसरे और का नहीं आ रहा? डाउट है? वंस मोर मुंह देखना बंद करिए और छाप लीजिए, इस पे प्रश्न करते हैं। उधर मिटा दूं मैं? उधर मिटा दूं? ठीक है जी। मिटा दूं बाबूजी? क्या हुआ? कहीं कष्ट है तो बता दो ना, है ना? अरे गजब यार। आजकल लाइट ने साथ देना बंद कर दिया है, आती है फिर चली जाती है। कोई बात है। आओ मैं सवाल बनाता हूं। देखो जी, तुमको प्यार किया, घास ये पहले पता हो तो हाँ जी गौर फरमाए। इधर लिया है एक्स और इधर लिया है फोर्स। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स। पहला पार्ट ड्यूरिंग फर्स्ट 5 मीटर। फर्स्ट 5 मीटर मतलब फर्स्ट 10 मीटर ले लो, बताओ जल्दी से बताओ। हाँ जी 75 ड्यूरिंग
फर्स्ट 20 मीटर। अब बताओ 25 आ गया क्या? अच्छा तीसरा मुझे बताओ ड्यूरिंग द लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड नहीं, लास्ट 10 मीटर। अरे बात समझ में आ रहा है? ये मैंने 3 सवाल ले लिए क्योंकि आपको पता है ऑप्शन आप देखते ही हो, ग्राफ भावुक हो जाते हो। कई बार वो देगा कहां से कहां तक, पूछेगा कहीं और तक। अरे जिंदा है? कलम नीचे करें, कमर सीधी करें, आंख मेरी तरफ करें। सुने, अभी पहले फोटो में पूछा गया है कि वर्क डन बताओ ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकेंड। पहले 10 मतलब 0 से शुरू हुआ, कहां तक बात कर रहा है? 10 तक। तो क्या मेरे भाई इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दोगे? इस ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा? आप कहोगे हाफ, बेस की वैल्यू 10, हाइट की वैल्यू 15, तो मेरे ख्याल से क्या 75 जूल आ जाएगा? ये याद रखिए, वर्क डन कहां से कहां तक है? 0 to 10। अब दूसरे में क्या पूछ रहा है? फर्स्ट 20 मीटर, मतलब क्या मेरे भाई ये एरिया भी इंक्लूड करना पड़ेगा। और ये क्या मेरे भाई रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल की हाइट कितनी है? 5, विड्थ कितनी है? 10, तो इसका जो एरिया होगा वो होगा 10 इंटू 5, क्या 50 आ जाएगा? बट ये A2 क्या माइनस, यहां पर जो वर्क डन लिखा जाएगा W लिखा जाएगा 10 to 20, क्या माइनस का 50 जूल लिखा जाएगा? अगर आपसे पूछा जाए कि भैया टोटल, आपसे पूछे फर्स्ट 20 मीटर मतलब इसको और इसको जोड़ोगे? अरे तो टोटल वर्क डन, ये पार्ट बी की बात हो रही है, टोटल वर्क डन लिखोगे 75 माइनस का 50, क्या मेरे भाई प्लस का 25 जूल आ जाएगा? नहीं आ रहा समझ? डाउट है? अब गौर फरमाए, सी पार्ट पे अगर आ जाए, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 मीटर, लास्ट 10 मीटर का मतलब 20 और 10 के बीच में कितना दे रखा है? -50। क्या ऐसे चीजों पे और भौंकू या समझ में आ रहा है? अरे आ रहा नहीं आ रहा? डाउट है? मुंह देखना बंद कीजिए, तुरंत प्रभाव से छाप लीजिए। ठीक है जी, बनाओ बाबू। आओ, अब कुछ जानलेवा चीज पढ़ाने जा रहा हूं मैं, ठीक है ना? कुछ जानलेवा चीज पढ़ाने जा रहा हूं। मिटा दूं? मिटा दूं? ठीक है ना? ठीक है साहब। अब देखो, मेरी बात सुन बाबूजी, बात को समझने की कोशिश करें, इधर सुने ध्यान से। इसको मिटा दूं मैं, सब साफ कर दूं? बनाओ बनाओ, आराम से बनाओ। ए, किसी को ओढ़ तो नहीं रहा? अरे सही में ना? किसी को ओढ़ नहीं ना रहा? चलो मिटा दूं। अंशुमन पल्ले पर कहाँ चल जाते हो? एक दिन आते हो फिर भाग जाते हो। मत जाया करो, बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ जाएगा, ठीक है ना? आपको पता है, मैंने बताया था ना कि मैं जब तैयारी करता था तो अम्मी से हफ्ते में 1 दिन बात करता था, अम्मी से। और मेरे लिए इस दुनिया में सबसे वैल्यूएबल, मेरे लिए तो मेरी माँ ही है।
शायद आज जो कुछ भी हूं, टीचर्स डे के दिन मैंने अपने जितने भी गुरु थे उनको बाद में रखा था, पहले कैटेगरी में। मतलब मेरे लिए तो मेरी माँ ही है। इवन आज मैं एएम भी हूं तो उन्हीं की वजह से, वही वो हस्ती है जिन्होंने मुझे पढ़ाया, वरना तो मुझे भी कोई पता नहीं क्या होती है इंजीनियरिंग और क्या होती है टीचिंग, ये सब कुछ नहीं पता। तो उनसे सोचो कि हाउ इंपॉर्टेंट सी इज फॉर मी। उनसे मैं हफ्ते में, और मैं बहुत उसूल वाला हूं, अगर मुझे लग गया कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है तो मैं रख दूंगा। हाउ एवर योर इम्पोर्टेंस रख दूंगा। अपनी अम्मी से हफ्ते में एक दिन बात करता था, और अम्मी तो हालचाल ही पूछती थी, कई बार रोने वोने में टाइम वेस्ट हो जाता था। तो 10 मिनट से ज्यादा ये था कि 10 मिनट ही बात करूंगा, शेड्यूल था हमारा। तो अगर 11 जैसे मान लो कोई और बात है कि अब्बू ये कर रहे हैं, घर में सब लोग ये हैं, नानी ऐसी हैं, होती है ना भाई सब। अच्छा, बाहर जाने के बाद प्रेम और जग जाता है। जब आप घर से बहुत दूर होते हो तो जिनको कभी नहीं जानते हो उन्हें भी उस बार उनका हाल लेने की कोशिश करते हो, ठीक है ना। तो जैसे मान लो 10 से 11 होता तो अंदर से ये चुभन होने लगती थी कि 1 मिनट मेरा जा रहा है, जबकि मैं किससे बात कर रहा होता था? अम्मी से। आप ये समझो, इतनी ज्यादा वैल्यू देनी पड़ती है तब जाके थोड़ी सी चीजें निकल के आती। आप समझो ना, एक हफ्ते याद रखना, मैंने एक इंग्लिश में कोड अपने मन से बनाया था। आई डोंट नो हाउ एवर इट इज ट्रू। द टाइम विल नेवर कम दैट यू हैव लॉस्ट। बहुत छोटी सी बात है मगर जाके इसको सोचना। जिंदगी में सब कुछ पाया जा सकता है, समय पुराना नहीं पाया जा सकता। उस समय को टाइम ट्रेवल के कंसेप्ट से वो सब अभी नौटंकी चल रही है कि टाइम मशीन बनाएंगे, भूतकाल में जाएंगे, सब नौटंकी है। अभी की बात करें तो समय जो गंवा दिया वो कभी नहीं आएगा। और ये आप जान लेना, आप अपनी सक्सेस के बाद भी ये बात याद करोगे और अपने फेल्योर के बाद भी याद रखना, हमेशा याद आएगा। समय जो खो दिया ना कभी नहीं आएगा, कभी वापस नहीं आएगा, कभी नहीं। याद रखना। कई बार बच्चा क्लास एब्सेंट करता है, मेरे से कहता है सर बता देना, मैं कहता हूँ आ जाना बता दूंगा। मगर तो आपसे कह रहा हूँ, कभी वो चीज एक टीचर क्लास में निकाल ही जो देता है वो बाहर कभी नहीं निकाल सकता। यहाँ आने के बाद हमारी इमोशन, भावनाएं सब जग जाती हैं, हमारी श्रद्धा, सीमा, भावना सब बाउंड्री क्रॉस। अरे समझ में आ रहा है? याद रखिए, इसलिए क्लास बंक मत करिए। और आपको देखो, हम ये कहते नहीं, अब हम सब छोड़ो, सीमा के बारे में बताओ। सीमा फर्टिलाइजर दे रही है, ये क्या है बेटा? मुंह नचुआ है, वो सीमा नहीं है। अरे पहले के, आज के 8-10 साल पहले कुछ मुंह नचुआ एक टाइप चीज थी यार, मैंने सुना है। हाँ, छोटी भाभी थी, छोटी कटवा। अरे तुम्हारा भी काट दिया उसने, ठीक है। छोटी कटवा, थैंक गॉड। तो आप इस चीज को समझ लेना, जो टाइम आप बर्बाद कर दोगे। अच्छा बताओ ना, कई बार लोग पत्थर जैसे हो जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर जो हमारा 11th वाला बैच था, उसको हम बहुत समझाते थे। और याद रखना, आदमी ना, उस आदमी का कभी कुछ नहीं हो सकता जो अपने आप को अकलमंद और सामने वाले को बेवकूफ समझता है। अभी बाहर में बैठा था तो एक बच्ची आई, वो एस्पिरेंट है, मैं टीचर हूं। आप 1 से 2 साल 3 साल तैयारी करते हुए हो गया, मुझे 6 साल कैरियर में हो गया पढ़ाते हुए, ये 6वां है। 2-3 साल मैंने तैयारी करी, इंजीनियरिंग कॉलेज गुजारे, तो कुछ तो तुमसे ज्यादा ही जानता हूँ, या मान लो ना भी जानता हूँ, कुछ तो जानता हूँ टेस्ट सीरीज के बारे में। अब 2 कोचिंग है, एक पाइनियर है, उसको नहीं पता कि वो पाइनियर है, वो बड़ी कोचिंग है। एक पता छोटी सी, सर यही बढ़िया है, यही बढ़िया, ठीक है यही बढ़िया है, अपने को क्या। फिर कह रही सर वो भी कोई कोचिंग है क्या? मैंने कहा, कह रही सर मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा फिर बोल इतनी देर से कह रही हो उसका मत कराओ, उसका मत कराओ। तो सामने वाले को पता ही नहीं होता कि उसका कितना नुकसान होने वाला है, बस वो स्वीकार नहीं करता है। स्वीकार करने के बाद अगर जो व्यक्ति काम कर लेता है, जिंदगी में वही चीजें उसको नजर आती हैं। आप याद रखिएगा, आप इस चीज को देखो ना, दिस इज द डिफरेंस, कि मैं यहाँ खड़ा हूं और आप सुन रहे हो। ज्यादा फर्क नहीं होगा हमारी और आपके एज में, बट हम खड़े हैं और आप सुन रहे हो। एक काम ऐसा करो कि आपको भी जमाना सुनना शुरू करे।
एक दिन मेरे को एक बच्चा जो है, अभी मेरे को एक दोस्त है, वो सब फेमस होने के तरीके बताता है। तो एक दिन मेरे को वीडियो भी कल भेजा है दोस्त, एक आदमी है वो औरतों वाले कपड़े पहन के और नाच दिखा रहा है। तो कह रहा है देखो तुम पढ़ाते ही रह जाओगे, 1,500 तुम्हारे सब्सक्राइबर है, ये नाचते रह जाएंगे, देखो 3 मिलियन सब्सक्राइबर है। मैंने कहा हाँ, मैंने 1,500 में नाम कमाए, 3 मिलियन में बदनामी नहीं। नहीं समझे आप मेरी बात? याद रखना, लोग वो तरीके बहुत हैं अर्निंग के, बट आप एटलीस्ट आपको फील होना चाहिए ना दैट व्हाट यू आर डूइंग। इसलिए बार बार कह रहा हूं, समय की कीमत समझना, जो चला गया वो कभी लौट के नहीं आएगा, बता दे रहा हूं आज। खैर, कम टू द पॉइंट, वापस आओ। अपन लोगों ने जो भी बातें करी वो करी, अब मुद्दे की बात को आगे बढ़ाते हैं और जरा गौर फरमाएं, मेरी बात सुने। अपन लोगों को कुछ चीजें समझनी थी और वो समझते समझते हमने जब फाइनली समझ लिया तो हमें लगा कि यार ये फोर्सेस को क्लासिफाई किया जा सकता है पाथ के वर्क डन के डिपेंडेंसी पर। यस और नो? नहीं आ रहा समझ? तो हेडिंग डाल ले, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस ऑन द डिपेंडेंसी ऑफ पाथ, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, classification of forces on the dependency of path, classification of forces। सुनना मेरी बात, सुनना बाबू, सुनना मेरी बात सुनना। मैं बहुत बेसिक मैथमेटिकली ही शुरू कर रहा हूं चीजों को। देखना, मैंने कहा मैं एक बात लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं एफ वेक्टर दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? एफ वेक्टर। और यहां लिखा 2i प्लस का लिखा 3j। अरे बोलो क्लियर एकदम? और डेल्टा एस वेक्टर भी तेरे को दे, याद रखना ये चालू हुआ है 0,0 टू 1,1। अरे बोलो क्लियर एकदम? नहीं आ रहा समझ? और बोला गया है कि पहली बार ये गया है 0,0 से 1,1 तक, पहली बार y इक्वल टू एक्स है। अरे भाई सही बात है। y इक्वल टू एक्स का मतलब ये है कि ये रहा x और ये रहा y, क्या यही होगी y इक्वल टू एक्स की लाइन? अरे शुरू कहां से हुआ है? 0,0, खत्म कहां किया है इसने? 1,1। वंस मोर आपसे दूसरी बार बोला है कि मैं गया हूं y बराबर एक्स स्क्वायर। इंडिपेंडेंट बोलो, डिपेंडेंट बोलो, इंडिपेंडेंट की मैक्सिमम पावर, डिपेंडेंट की मैक्सिमम पावर। कौन बोला? पैराबोला की शक्ल कटोरे की तरह, कटोरे की टांगे उधर, जिसकी पावर कम। क्या मेरे भाई ऐसा कुछ बनेगा? क्या यहीं पर दोनों का मिलन हो रहा होगा? तो वर्क डन पूछा है कितनी बार? एक तो पाथ नंबर 1 से और दूसरा पाथ नंबर 2 से। चलो देखते हैं कि जरूरत पड़ रही है या नहीं। अरे आप देखोगे, आपसे तुरंत पूछा जाए तो आप में इधर देख ले, आप आ जाओ। आप पहले पार्ट का सोल्यूशन बनाओगे, आप कहोगे साहब मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं, फोर्थ कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल। तो आपने कहा वर्क डन में लिखूंगा एफ डॉट डेल्टा एस, डायरेक्ट लिख दूंगा। अरे बोल सही है? नहीं आ रहा समझ? और अपने को समझ में आया कि एफ कितना है? 2i प्लस का 3j। और याद रखना डेल्टा एस यहां से कितना बनेगा? आप लिखोगे 0i 0j i प्लस j। तो डेल्टा एस मेरे ख्याल से कि i प्लस j आ चुका है, और आप यहां पर तुरंत प्रभाव से डाल दोगे i प्लस का j, i डॉट i 1। अरे तो आप लिखोगे 2 प्लस का क्या लिखोगे? 3। क्या 5 जूल आ गया? अबे का पाथ वाथ की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, दिया है पाथ दिया रहे, हमको कोई जरूरत। चलो देखते हैं कहीं जरूरत पड़ रही है। मैंने कहा फिर से मैंने दिया, अभी मैंने फोर्स दे दिया है अपने को, फोर्स वेक्टर दे रखा है x का i कैप प्लस y का j कैप। वंस मोर मैंने कहा फिर से वर्क डन बताओ, कहां से? 0,0 से शुरू हुआ, कहां जाओ? 1,1। सवाल यही है, पाथ नंबर 1 y बराबर x, पाथ नंबर 2 y बराबर x। क्या कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे? वर्क डन कांस्टेंट वेरिएबल, वर्क डन जो भी होगा देखा जाएगा। मैं फोर्स पूछ रहा हूं, फोर्स कांस्टेंट वेरिएबल, इंटीग्रेशन विदाउट इंटीग्रेशन। तो आप कहोगे मेरे भाई जो वर्क डन लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा इंटीग्रेशन, लिखोगे एफ डॉट ds। अरे बोलो। और f को लिखोगे यहां पर
x का i कैप y का j कैप, और यहां लिखोगे dx का i कैप dy का j कैप। नहीं आया? आप इधर उधर बांटोगे तो चुपचाप लिखोगे इंटीग्रेशन, आप लिखोगे x dx प्लस लिखोगे y dy। अरे बोल, समझ आया क्या? नहीं आया? आप देखो, आप कहोगे कहां से शुरू हुआ है? 0 से शुरू हुआ, कहां तक भागा? 1 तक। कहां से शुरू हुआ? 0, कहां तक भागा? 1 तक। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2। अरे सही है। अपर रखोगे 1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर रखोगे 0 का स्क्वायर बाई 2, क्या 1/2 मिलेगा? 1/2 यहां से, क्या 1/2 यहां से भी? तो वर्क डन जो मिलेगा, क्या मेरे भाई 1 जूल मिल जाएगा? क्या इसमें भी 5 की जरूरत पड़ी है क्या? इसका मतलब ये जो 5 जूल आया है, ये P1 और P2 दोनों के लिए आया है। डाउट है? ये जो 1, ये क्या ये भी P1 और P2 दोनों के लिए ही आया है? पातवाद की कोई जरूरत नहीं। अब यही का यही मैं तेरे को फिर से ये देख, ये 1 मिनट, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख और ये देख। तीसरा, मैंने फोर्स वेक्टर दे रखा है y टाइम्स ऑफ i कैप। क्या दे रखा? फिर से मैंने तेरे से सवाल दे रखा कि कहां से भाग रहा है? 0 0 टू 1 1 तक। और पहला पाथ इसको मिटा दूं, अभी रहने दो, ठीक है, इधर आओ। अभी फिर से देखो, मेरी बात सुनो, सुनना। पहला पाथ तेरे को दे रखा है y बराबर x, और दूसरा पाथ दे रखा है y बराबर x स्क्वायर। अरे समझ में आ रहा है? आपको पता है यहां पर एक डायरेक्शन कौन सी है? I, यानी फोर्स सिर्फ किधर लग रहा है? x में। नहीं आ रहा समझ? तो मैं वर्कडन में क्या, पहला अगर सॉल्यूशन अपन पहले पार्ट का करें तो क्या वर्कडन के लिए हम चुपचाप लिख देंगे इंटीग्रेशन fx इंटू क्या लिखेंगे? dx, और आगे लिखने की आवश्यकता नहीं। तो आप fx की वैल्यू मेरे भाई क्या y है? आप लिखोगे y इंटू क्या लिखोगे? dx। अब मुझे बताओ इंटीग्रेशन हो पाएगा या ना हो पाएगा? क्या फंस गए हम? और अगर फंस गए हैं तो क्या पाथ की जरूरत पड़ेगी? अरे बोल दो। आपने तुरंत कहा अब पाथ की जरूरत पड़ेगी, और आपने कहा कि मेरे भाई अगर मैं बात करूं P1 से, ये रहा अपना P1 और ये रहा अपना P2। आप कहोगे P1 से बात करोगे तो y की जगह क्या रख सकते हो? y की जगह, क्योंकि y बराबर जहां जहां y है वहां वहां x, और आपने तुरंत प्रभाव से रखा x इंटू dx। कहां से भाग रहा है? 0 से 1, तो क्या मेरे भाई 1/2 जूल आ जाएगा। और मैं यहां पर अगर मैं बात करूं P2 के लिए, तो P2 के लिए जो वर्क लिखा जाएगा, y की जगह क्या रख सकते हो? y की जगह x, और क्या इंटू dx रखोगे, और 0 से 1 भागेगा तो आप लिखोगे क्या 1/3 आ जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, अपर माइनस लोअर, क्या 1/3 जूल आ जाएगा। आप मुझे बताओ यहां पर जो W हुआ, WP1 आया और जो WP2 आया, दोनों सेम आया अलग अलग? यहां पर आप देखो WP1 बराबर है WP2 के, क्या यहां भी वही हाल हो रहा है? लेकिन यहां पर वो हाल नहीं है। यहां पर WP1 बराबर नहीं है WP2। अरे इसका मतलब कुछ फोर्सेस हमको ऐसे देखने को मिलते हैं जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन क्या कुछ फोर्सेस ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है? वे फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ऐसे फोर्सेस कहलाते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्या कहलाते हैं? और वे फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है, पाथ जरूरी था, अगर पाथ ना होता तो हम कुछ कर पाते? तो वे फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करे, ऐसे फोर्सेस कहलाते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अरे तो हेडिंग पहले तीनों एग्जांपल बना ले, उसके बाद जो लिखा रहा हूं वो लिखे। आप देखो मैंने 3 एग्जांपल करा है, उनसे कुछ कंक्लूजन निकाल के रख दिया। हाँ हाँ ठीक है। ये क्या टाइमिंग है बेटा? रोज तेरा लॉस होगा और अगला लेक्चर खराब हो जाएगा, जो भी है जा। ये तो खुशकिस्मत है कि पिक्चर बन रही है।
लिखे भाई। क्या हुआ? आज बहुत हंस रहे हो भाई, क्या हुआ? ठीक है, लिखे लिखे भाई, लिखे। लिखे। लिखो भाई, लिखे। पहले लिख, अब लिखो, बहुत हुआ। लिखे लिखे। फ्रॉम द above थ्री एग्जाम्पल, from the above three example, we have observed that अब हेडिंग डालने इसके अंदर, कंजर्वेटिव फोर्सेस। वी हैव ऑब्जर्व दैट, अब हेडिंग डाल लें कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्या ऑब्जर्व किया उसको डेफिनेशन में लिख लेते हैं अपन, लिख लें। वी हैव ऑब्जर्व दैट द वर्क डन, हाँ लिखें, द वर्क डन by the force does not depends on the path, but depends on the initial and final position, but depends on the initial and final position. But depends on the initial and final position. Such forces are called conservative forces. एग्जाम्पल के तौर पे जरा देखो, क्या ये फोर्स कांस्टेंट है, वेरिएबल? क्या कांस्टेंट फोर्सेस हमेशा कंजर्वेटिव ही होते हैं? लिख ले एग्जाम्पल, लिख ले मेरे भाई, एग्जाम्पल लिख ले। एग्जाम्पल में लिखें कांस्टेंट फोर्सेस। इस फोर्स को देखो, कांस्टेंट है, वेरिएबल? मतलब वेरिएबल फोर्स भी कंजर्वेटिव हो सकता है, यस और नो? लेकिन कांस्टेंट जो होगा क्या पक्का कंजर्वेटिव होगा? वेरिएबल के बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर कांस्टेंट है तो पक्का क्या होगा? कंजर्वेटिव। अरे भाई लिख ले एग्जाम्पल में लिख ले कांस्टेंट फोर्सेस लाइक ग्रेविटी कांस्टेंट है, वेरिएबल? कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव? समझ में आया क्या? याद रखना, हमने वर्क डन के बिहाफ पे नाम दिया कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। अभी इससे क्या फायदा मिलेगा और क्या मतलब है सब कुछ बताऊंगा। अरे समझ में आया क्या? लिख ले एग्जाम्पल के तौर पे ग्रेविटी, कांस्टेंट फोर्सेस लाइक ग्रेविटी, कॉमा स्प्रिंग फोर्स, कॉमा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड सेंट्रल फोर्सेस। अब ये बहुत बड़ी बात है, सेंट्रल फोर्स। इधर सुने, आपने कभी सुना होगा, 9th क्लास सब लोग पास करके आए हैं? yes, मैं नहीं मानता, मैं बता दिए दे रहा हूं कि अगर दो मासेस हैं M1 और M2, क्या उनके मध्य प्रेम होगा? yes, जी M1 M2 बाई R स्क्वायर, क्या दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे होंगे? yes,
समझ में आ रहा है? आपको मैं बता दूं, कुछ, अरे लो तुम, अब मत कुछ करना। अरे रुको, इधर आओ, इधर आओ, अपन सुने, इधर सुने। तो अपने को समझ में आया कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, क्या इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है? क्योंकि इसमें F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है? r स्क्वायर। ऐसे जो भी फोर्सेस हो, जैसे दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स K q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में लगने वाला फोर्स यहां पर आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 m2 बाई r स्क्वायर। सब बताएंगे अपन आगे। अरे आ रहा नहीं आ रहा? ये सारे कैसे हैं? सेंट्रल फोर्सेस कहलाते हैं। और ये किस तरह से होते हैं? कंजर्वेटिव इन नेचर। वंस मोर, डाउट है? सेंट्रल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं वो एक दूसरे के सेंटर की ओर लगते हैं। यस और नो? इसीलिए क्या बोला जा रहा है? सेंट्रल फोर्सेस। और कैसे होंगे सेंट्रल फोर्सेस? कंजर्वेटिव। वंस मोर, तुरंत प्रभाव से बना लीजिए और लिख लीजिए कि सेंट्रल फोर्सेस और कंजर्वेटिव इन नेचर। घर पे लिख लेना कि सेंट्रल फोर्सेस का मतलब क्या होता है। अगला पॉइंट लिखें, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन लिख लो। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का, इसकी प्रॉपर्टीज अपन लोग क्या है कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? लिख लो खाली, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, those forces whose work done depends on the path समझ में आ रहा है क्या? Such forces are said to be non-conservative forces. Such forces are said to be non-conservative forces. अब बहुत है, इधर सुनो, इधर सुनो, बहुत है, मेरी बात सुन। अपने को जितने भी रेजिस्टेंस वाले फोर्सेस होते हैं वो सब कैसे होते हैं? नॉन कंजर्वेटिव। तो लिख ले, फ्रिक्शन फोर्स। याद रखना, जब भी नॉन कंजर्वेटिव का नाम आए तो सबसे पहले किसका नाम? फ्रिक्शन, क्योंकि अपने सिलेबस में थ्रू आउट यूज होने वाला है। यस और नो? फ्रिक्शन कॉमा विस्कस फोर्स कॉमा वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस। वेलोसिटी डिपेंडेंट मतलब जिनके फॉर्मूले में V आ जाए। जैसे आपने सुना होगा, किसी चार्ज पार्टिकल को फेंक के मारोगे मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर फोर्स लगता है QVB sin थीटा। अरे याद आया कुछ? ये सारे कैसे होते हैं? नॉन वेलोसिटी डिपेंडेंट। और वेलोसिटी डिपेंडेंट है तो नॉन कंजर्वेटिव। जैसे विस्कस फोर्स ईटा A डेल्टा V अपॉन डेल्टा Z आगे फ्लूइड में। अरे आगे पढ़ोगे हाँ, 6 पाई ईटा। अरे ठीक है, लिख लो, मेरी बात सुने। तो क्या वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। बहुत तय हो गया, आज यहीं तक कर लेते हैं, ठीक है ना? कल से एक चीज का आप लोग को ख्याल में बता दूं, 2-3 बातें आपको बोल दूं। एक तो जैसे मैं आता हूं, बोर्ड मिटाता हूं, आप में से उठाता